third unit we were doing, and in third unit we have studied about the magnetic effects of electric current, and some of the topics we have already covered. Today we are doing next topic, and topic is magnetic field at the center of the circular coil carrying current. आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है कैरिंग करंट, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से हम सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट को कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो एक सर्कुलर कॉइल है कैरिंग करंट, उसके सेंटर पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सपोज ये आपके पास एक कॉइल है, इस कॉइल में से करंट फ्लो कर रहा है। एट वन एंड ऑफ द कॉइल यू कैन सी करंट इज एंटरिंग द कॉइल एंड एट द अदर एंड करंट इज लीविंग द कॉइल। इस शेप, इस डायरेक्शन में करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब हमें क्या करना है, कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। दिस इज द सेंटर ऑफ द कॉइल। अब आप क्या करते हो, जिस भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो उस पॉइंट को, अब इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, किसकी वजह से, ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन दिस कॉइल, ठीक है। क्योंकि करंट के फ्लो करने से क्या क्रिएट होता है, किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो हम किसी पॉइंट पे इस सर्कुलर कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से इस सेंटर पे, जो कॉइल का सेंटर है ओ, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं कि हाउ मच विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है। सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो कंप्लीट कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग कंप्लीट कॉइल, फर्स्ट हम क्या करेंगे, बिकॉज आपको पता है ये जो कॉइल है वो डीएल डीएल स्मॉल लेंथ से मिलके बनी हुई है, और इन सब डीएल डीएल को अगर हम प्लस कर देंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, कंप्लीट लेंथ ऑफ द कॉइल। और क्योंकि लेंथ एक सर्कुलर शेप में है तो कितना होगा, 2 पाई इंटू जो इसका रेडियस होगा वो यही होगा। तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पे एक डीएल लेंथ का हमने करंट एलिमेंट ले लिया है, जिसमें से क्या फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, और इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो कितनी है, डीएल है। तो हमने लेट अस सपोज ए स्मॉल करंट एलिमेंट आईडीएल, करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ लिख सकते हो डीएल, या फिर करंट एलिमेंट लिखोगे तो आईडीएल। इसकी वजह से इस पॉइंट सेंटर के ऊपर व्हाट वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड, वो हम क्या कर लेते हैं, बाय द एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। एंड देन हम क्या कर देंगे, हमारे पास डीबी आ जाएगा, डीबी का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, दैट वुड बी द कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O या सेंटर ऑफ द कॉइल ड्यू टू द करंट फ्लोइंग I इन द सर्कुलर कॉइल। कंप्लीट सर्कुलर कॉइल में जो I करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो निकाल देंगे। तो अकॉर्डिंग टू द बायो-सावर्ट्स लॉ क्या था हमारे पास, वो था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल ड्यू टू करंट एलिमेंट आईडीएल। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेंटर से ज्वाइन भी करना पड़ेगा कि आईडीएल से ये जो करंट एलिमेंट है यहाँ से इस पॉइंट पे, जो कि कितने डिस्टेंस पे है, इट्स पोजीशन इज गिवन बाय पोजीशन वेक्टर आर। तो इस पॉइंट को हम ले लेते हैं आईडीएल ही, ठीक है। ये देखिए डीएल है और ये आर है, दोनों के बीच में, डीएल और आर के बीच में थीटा लिखते हैं ना, तो थीटा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो इस करंट एलिमेंट आईडीएल की वजह से इस पॉइंट ओ पे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। और ये पॉइंट ओ आईडीएल से कितना दूर है, आर डिस्टेंस पे दूर है, या फिर इसकी पोजीशन वेक्टर कितनी है सेंटर से, आर पे, आर इसका क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो देखिए इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, वो होगा डीबी, क्योंकि कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड तो बी आएगा जो हम पूरी कॉइल के अंदर से जब करंट फ्लो करेगा आई वो लेंगे तब। और क्योंकि बिकॉज दिस इज अ स्मॉल करंट एलिमेंट आईडीएल, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल होगा।
और ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई, और इसको हम क्या लिखते थे, आई तो कांस्टेंट है तो आई हमने कॉमन ले लिया, दिस इज डी एल क्रॉस आर एंड डिवाइडेड बाय आर क्यूब, यही लिखते थे, किसी को कोई डाउट? एंड दिस इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई, क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा डी एल, देखिए यहाँ से ये होगा डी एल आर, यही होगा, और ये होगा साइन 90, और डिवाइड में क्या है आर क्यूब है, तो देखिए एक आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा एंड आपके पास रिजल्ट होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल, आर तो कैंसिल हो गया है, साइन 90 कितना होता है 1, तो साइन 90 1 डी एल ओवर आर स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ गया है, मैग्नेटिक फील्ड आ गया है ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट आईडीएल एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? अगर प्रॉब्लम है तो बता दें अभी। ये जो डीबी है ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा टू द करंट लूप, ठीक है, और ये करंट अगर इस डायरेक्शन में है, आप देख रहे हो करंट यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, आप इजीली देख सकते हो, तो इस केस में जो करंट ये आपकी डीबी होगा वो क्या होगा, इनवर्ड होगा, इनवर्ड टू द प्लेन, ये जो लूप है उसका जो प्लेन है उस लूप के क्या होगा, इनवर्ड होगा, क्योंकि एक एक्सिस पे आपने डीएल ले लिया है, आर ले लिया है, और जो ये जो डीबी होगा वो डीबी क्या होगा, थर्ड एक्सिस पे होगा, तो ये इनवर्ड होगा टू द कॉइल। अब हमें क्या करना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर, तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर के वो कितना होगा, वो हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो टू फाइंड द टोटल magnetic field at the center O due to the current I ही फ्लो कर रहा है in the whole circular coil, whole circular coil, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों तरफ हम सिंपली इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, इसको रब कर देती हूँ, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है इंटीग्रेशन किसका करोगे, म्यू नॉट ओवर 4 पाई तो क्या है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 10 टू द पावर -7 होती है, ठीक है, तो ये तो आप इसको तो इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे, आई भी क्या है, आई की भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो आई को भी हम कांस्टेंट रखेंगे, आर स्क्वायर भी चेंज नहीं होना है, ये डिस्टेंस भी, तो ये भी इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे, तो डीबी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा, देखिए ऐसे हर स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स आईडीएल के लिए अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते जाओगे तो वो डीबी डीबी आता जाएगा, और डीबी का इंटीग्रेशन मतलब उन सबके डीबी को अगर हम जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, और ये आपके पास होगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से बाहर आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई, क्योंकि इसको इंटीग्रेट नहीं करना है, ये कांस्टेंट टर्म है, आई भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी आपके पास कांस्टेंट है, तो फिर इंटीग्रेशन किसका करें, तो इंटीग्रेशन हम करेंगे डीएल, तो देखिए सारे डीएल 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 मिलके क्या बन जाएगी, कंप्लीट लेंथ और सरकमफेरेंस के इक्वल होगी, क्योंकि एक कॉइल है सर्कुलर शेप में है, तो ये होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर आर स्क्वायर, और ये होगा इसका डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो ये बेटा बन जाएगा 2 पाई आर इक्वल टू द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर कॉइल, ये क्लियर है, तो ये आपके पास आ गया है मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो एक आर से एक आर कैंसिल कर सकते हो, एंड दिस इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई एंड दिस इज 2 पाई, और साथ में क्या है आई, और डिवाइडेड बाय ये आर, तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द करंट आई फ्लोइंग इन द होल सर्कुलर कॉइल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं है तो आगे चले। ओके, अब देखिए अगर ये कंप्लीट करंट सॉरी कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड है एट द सेंटर ऑफ द कॉइल ड्यू टू द करंट आई फ्लोइंग इन दिस कॉइल, ठीक है, कंप्लीट कॉइल आई जिसका सरकमफेरेंस कितना है 2 पाई आर, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है आई फ्लो करेगा, तो उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ये होगा। तो देखिए बेटा अभी तो हमने क्या किया है, वी हैव जस्ट कंसिडर्ड इस सर्कल सॉरी एक सर्कुलर कॉइल ऑफ सिंगल टर्न, ये जो है कॉइल हमने ली है ये एक सिंगल टर्न हमने लिया है वायर का, अगर हम इसमें एन टर्न्स लगा दें, एक टर्न फोल्ड किया, दो किया, तीन किया, ऐसे बहुत सारे टर्न्स अगर होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना होगा, एक टर्न की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड है, दो टर्न हुए तो दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, थ्री से हुआ तो थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर एन टर्न्स हुए इस वायर में, समझ रहे हो, इस कॉइल में, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, एन टाइम्स हो जाएगा। तो इफ द सर्कुलर कॉइल
if the circular coil consists of n turns instead of single turn, अगर ये जो आपके पास कॉइल है इट इज कंसिस्टिंग ऑफ n टर्न्स, n टाइम्स अगर आप यहाँ पे वायर को क्या कर देते हो, फोल्ड कर देते हो इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप, तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा दैट वुड आल्सो बिकम्स n टाइम्स, सो ये होगा आपके पास n इंटू म्यू नोट ओवर 4 पाई 2 पाई आई ओवर आर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, ये हमने कैसे किया, 2 पाई से 2 पाई आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट में हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अंडरस्टूड है बेटा, कर देना आप कैंसिल। अब हमें क्या करना है, देखो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया है, मैं इसको कैंसिल क्यों नहीं कर रही हूँ, अभी मैं आपको बताऊंगी इसको कैंसिल क्यों नहीं कर रही हूँ। देखो यहाँ से मुझे इसको एंगल की फॉर्म में लिखना है, कैसे, देखिए बी आपके पास आ गया म्यू नोट ओवर 4 पाई आर, इसको आप आई लिख सकते हो, और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 पाई एन। 2 पाई क्या है, जो यहाँ पे एंगल बनेगा सेंटर के ऊपर, ठीक है, अगर एक टर्न होगा तो 360 का एंगल बनेगा, 2 टर्न्स होंगे तो 2 इंटू 360 आ जाएगा, ऐसे ही एन टर्न्स का अगर लोगे तो सेंटर के ऊपर एंगल कितना हो जाएगा, एन इंटू 360। क्लियर है, ये मैंने 2 पाई एन क्यों नहीं 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट किया, तो इसको हम सिंपली क्या लिख देंगे, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉइल एट द सेंटर, तो ये होगा आपका आपके पास म्यू नोट आई ओवर 4 पाई आर इंटू एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। ये क्लियर है माँ, क्यों नहीं लिखा था, क्लियर है सबको, आगे चले, ओके, तो यही बस हमारे पास था कि ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया है, कहाँ पे, सेंटर के ऊपर, अगर हम एन टर्न्स की वायर ले लेते हैं या कॉइल ले लेते हैं, उस केस में हम यहाँ पे एन की वैल्यू 1 2 3 जिस तरीके से अगर यहाँ पे पुट करेंगे उसी तरीके से आपका एंगल भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। अब यहाँ पे जो डायरेक्शन है ना बेटा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज गिवन बाय, किसी का माइक ऑफ है, सॉरी माइक ऑन है, उसको म्यूट कीजिए। यहाँ पे आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोगे, वो दोगे बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड रूल, ठीक है। राइट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर आप थंब को अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखो किसके साथ, ग्रिप ऑफ द फिंगर्स के साथ, ठीक है, मुट्ठी बंद करके अगर आप ऐसे हाथ को, आप देख नहीं रहे हो खैर मैं आपको ये बाद में बता दूंगी जब हमारी ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो लास्ट में अगर आप ये सोचिए कि आपके पास राइट हैंड है, राइट हैंड के थंब को और जो फिंगर्स है, ठीक है, उनको इस तरीके से रखो कि अगर वो जो थंब और फिंगर्स है वो क्या करें, परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, तो उस केस में जो कर्वेचर ऑफ फिंगर्स है, जो फिंगर्स का जो कर्वेचर है, जो शेप है, कर्वेचर है एक तरह से, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट को। देखिए तो लूप के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, ठीक है, और जो थंब की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगी। ये सब आपकी बुक्स में गिवन है, आप वहां से इजिली स्टडी कर सकते हो, ठीक है। इनवर्ड और आउटवर्ड वो आपको देखना पड़ेगा कि क्लॉकवाइज है या, हाँ क्लॉक रूल से भी कर सकते हो आप, क्लॉकवाइज है या आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है बेटा। जैसे आपके पास अभी था ये वाला केस, अगर देखो मैं सिंपली ये बना दूं, आपके पास ये एक कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल में आपके पास करंट की डायरेक्शन ये है, ये केस है, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप यहाँ से देख सकते हो, जो हमने 10th में किया था ना, कि आपके पास दोनों ही फेसेस पे कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका कुछ ऐसे, और यहाँ से होगा इनवर्ड, ये आपके पास होगा आउटवर्ड, और यहाँ से होगा आपके पास कुछ ऐसे, ये करके आप देख सकते हो, इसमें देख सकते हो आपकी करंट की डायरेक्शन है वो कैसी है, क्लॉकवाइज नहीं है, कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक टॉपिक और कराना है मुझे जल्दी से आप लोगों को, ये देखो, कुछ नहीं बेटा, जब बुक में देखोगे तो बहुत इजी लगेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ आ रहा है। श्रुति इतना लेट, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट
on the axis of a circular coil carrying current। ठीक है, आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है एट ए पॉइंट। अब ये पॉइंट हम कहाँ पे ले रहे हैं, ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, कॉइल कैरिंग करंट। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है कुछ इस शेप में, ये कॉइल का सेंटर है, ये सेंटर से होते हुए जो लाइन है ये एक्सिस है, इसके एक्सिस पे हमने एक पॉइंट ले रखा है P, और कॉइल का जो रेडियस है वो ये है A। हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे इस कॉइल की वजह से जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, मान लेते हैं इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो कुछ ये डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन करंट की है तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हमें देखना है। उसके लिए हम अगेन सपोज करेंगे दिस कॉइल इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स DL जिनकी लेंथ कितनी होगी DL होगी। तो एक एलिमेंट जो है वो यहाँ पे DL लेंथ का यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं एट द C एंड, और दूसरा जो एलिमेंट है ऑफ लेंथ DL वो यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, दो करंट एलिमेंट्स IDL हमने कंसिडर कर लिए हैं एट पॉइंट C एंड D। अब देखो हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो पॉइंट आपने लिया है सेंटर से एक्सिस के ऊपर वो कितने डिस्टेंस पे है, सपोज x डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल, ये हो गया। अब सिंपली आप C को P से ज्वाइन कर दीजिए, ये आपने C को P से ज्वाइन कर दिया है, और सेम यहाँ पे आप ये ज्वाइन कर दीजिए। ये है आपके पास पोजीशन वेक्टर R, और ये भी आपके पास होगा पोजीशन वेक्टर R। तो देखिए यहाँ से जो DL और R के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा वो ऑलमोस्ट कितना होगा, जिस पॉइंट पे ये R DL को टच कर रहा है वहां पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि आपको पता है रिजल्ट में हमें थीटा की जरूरत है। यहाँ तक कोई कोई प्रॉब्लम है बेटा? अब देखो अगेन हम क्या करेंगे, सिंपली बायो सावर्ट्स लॉ लगाएंगे एट C एंड D, क्योंकि ये करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट जिसमें करंट IDL, जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है I, जिसकी लेंथ कितनी है DL, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट दिस पॉइंट दैट वी हैव टू फाइंड आउट, वो मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा DB। उससे हम क्या करेंगे, कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड B निकालेंगे। ये चीज क्लियर है? यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज फाई, ये एंगल भी कितना है, फाई है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हम यहाँ से सिंपली R की वैल्यू निकाल सकते हैं। R क्या होगा, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर, सॉरी ये बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो R स्क्वायर सिंपली होगा A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से R की जो वैल्यू होगी दैट इज A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और उसका रूट। ठीक है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, दोनों ही क्या है, फाई है, तो ये भी आप लिख सकते हो एंगल CPO इज इक्वल टू एंगल BPO। ये दोनों ही किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है। कोई दिक्कत? ओके, देखिए बायो सावर्ट्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू करंट एलिमेंट IDL एट C। IDL एक करंट एलिमेंट है at C, due to this current element the magnetic field induction या मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है या इंटेंसिटी है at P, वो that is given by the बायो सावर्ट्स लॉ, that is dB is equal to mu naught over 4 pi and this is IDL sin 90 over R square। ठीक है बेटा, sin 90 होता है 1, तो ये सिंपली आपके पास हो जाएगा dB is equal to mu naught over 4 pi and this is IDL and ये R square। क्लियर है? ओके, R स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हो, ये रही, तो R स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिए बाय द वैल्यू A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास R स्क्वायर है तो इसको रिप्लेस कर दो A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये dB आ गया है। तो ये तो है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट IDL एट C। अब ऐसा ही करंट एलिमेंट D के ऊपर भी है, तो वी हैव टू फाइंड आउट नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट IDL एट D।
तो जो डी के ऊपर जो करंट एलिमेंट है आइडियल, उसकी वजह से पी पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी इंटेंसिटी भी हम ऐसे ही निकालेंगे। तो देखिए इसको हम डी बी डैश लिख लेते हैं, और ये भी क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि देखिए रेडियस भी सेम है, ये डिस्टेंस भी सेम है, और ये भी कितना है आर, तो सारी चीजें सेम ही होंगी। तो दिस इज म्यू नोट ओवर 4 पाई, ये भी होगा आइडियल, साइन लिखने की जरूरत नहीं है, साइन 91 ही होगा। तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? नो? ओके। देखिए अब हमने ये तो मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल लिया कि इस पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस करंट एलिमेंट और इस करंट एलिमेंट, उनका मैग्नीट्यूड सी ये होगा। बट जो ये डीबी आपने निकाला, डीबी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट एट सी, उसका मैग्नीट्यूड ये है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी बेटा, क्या होनी चाहिए इसकी डायरेक्शन? इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग दिस, क्योंकि जो ये डीबी है ये परपेंडिकुलर होगा किसके? परपेंडिकुलर टू ये सीपी, ठीक है। इसके क्या होगा, क्योंकि जो डीबी है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है किसके? पोजीशन वेक्टर, या जिस डिस्टेंस से ये जो करंट एलिमेंट से जो पॉइंट तक का जो डिस्टेंस आपने लिया है उसके क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये किसी को कोई प्रॉब्लम? ये क्या है आपके पास? डीबी है। ये कोई दिक्कत तो नहीं? हमने कैसे लिया है? ओके। इन द सेम वे आपके पास जो ये करंट एलिमेंट था जो डी के ऊपर प्रेजेंट था वो आइडियल था, और उस पॉइंट की वजह, उस करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड ये है, तो इसकी डायरेक्शन होगी कुछ ऐसे, मतलब इस आर के परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखिए आप यहां से क्या कर सकते हो, इन दोनों ही, ये हो जाएगा आपके पास डी बी डैश। कोई दिक्कत किसी को? नो प्रॉब्लम। अब हमें क्या करना है, सिंपली इन दोनों को दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना है। ये देखिए ये जो डीबी है इसका एक कंपोनेंट तो आ जाएगा ऐसे, और दूसरा कंपोनेंट होगा ऐसे। क्लियर है बेटा? तो ये एंगल अगर आपके पास फाई है तो ये एंगल भी कितना होगा? फाई होगा। और फाई के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है? कोस कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा डी बी कोस फाई। क्लियर? और ये हो जाएगा डी बी साइन फाई। क्लियर? इन द सेम वे यहाँ पे ये वाला देखिए, ये हो जाएगा डी बी डैश, इन द सेम वे ये भी फाई होगा आपके पास, ये होगा डी बी डैश कोस फाई, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा डी बी डैश साइन फाई। ठीक है बेटा? ये चीज यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? टिंकू क्लियर हो रहा है? अब देखो ये अगर मैं इसको y मान लूं, इसको y डैश मान लूं और इसको x मान लूं, ठीक है, तो db और db डैश क्या है? दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए हैं। किसके? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं जिनके हमने क्या किया, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया था, db cos फाई और db sin फाई। इन द सेम वे db डैश cos फाई और db डैश sin फाई। तो जो कंपोनेंट्स हैं अलोंग पी वाई और पी वाई डैश के, वो तो क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो कैंसिल आउट कर देंगे ये दोनों, डीबी कोस फाई और डीबी डैश कोस फाई, क्योंकि दोनों ही क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, ऑपोजिट है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन है लेकिन इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर है, तो कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो जो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो क्या है, सेम डायरेक्शन में इस px के अलोंग है, तो px के अलोंग आपको क्या मिलेंगे, दो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, देखिए db sin फाई एंड db sin फाई, db डैश sin फाई। तो ये तो इक्वल ऑपोजिट में तो नहीं है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे, और हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो किसके अलोंग मिलेगा, px के अलोंग मिलेगा। ये चीज समझ आई? तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग px होगी। तो px के अलोंग ही आप देख रहे हो db sin फाई और db डैश sin फाई दोनों यहाँ पे हैं। तो देखिए जो भी जितने भी आपके पास ऐसे ऑपोजिट मिलेंगे, सपोज एक मैग्नीट्यूड, एक आपको दो मैग्नेटिक फील्ड्स का मैग्नीट्यूड ऐसे मिल गया, तो भी क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो भी इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर्स में है वो सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और जो एक सेम डायरेक्शन में है वो उनको हम क्या कर देंगे, एडअप कर देंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो देखिए जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा एट दिस पॉइंट ड्यू टू
एट पॉइंट P ड्यू टू द करंट I फ्लोइंग इन द सर्कुलर कॉइल, वो कितना होगा, वो होगा B। और उसके लिए हम क्या करेंगे, dB साइन फाई या dB डैश साइन फाई, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो उसमें से किसी एक को, देखिए dB का हमने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया है, और यहाँ से इंटीग्रेशन कर देंगे, चाहे तो dB डैश साइन फाई लिख लो, चाहे dB साइन फाई लिख लो, उसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करते ही वो क्या आ जाएगा, P के ऊपर टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा ड्यू टू द करंट I फ्लोइंग इन द करंट सर्कुलर कॉइल। तो ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा dB की वैल्यू पुट कीजिए, dB की वैल्यू कितनी है, म्यू नोट ओवर 4 पाई IDL, और ये आपके पास है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में देखिए बेटा क्या है, साइन फाई। अब ये वाले जो ट्रायंगल है, चाहे इस ट्रायंगल से चाहे नीचे वाले ट्रायंगल से, आप साइन फाई की वैल्यू निकाल लीजिए, साइन थीटा मतलब एक तरह से। तो साइन फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर तो हो गया a, हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या हो गई है, हाइपोटेन्यूज मतलब r निकालना है, तो r स्क्वायर नहीं r, तो r की वैल्यू क्या होगी, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और उसका रूट, तो ये आपके पास आ जाएगी a ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो सिंपली कुछ नहीं करना है, बस हमारे पास हो गया है डेरिवेशन ऑलमोस्ट। कॉमन चीजें जो कांस्टेंट है वो आप बाहर निकाल लीजिए, बाकी का आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। म्यू नोट है, आई भी कॉमन है, ठीक है, और क्या कॉमन लेंगे, म्यू नोट आई ओवर, यहाँ से ए भी आप कॉमन ले सकते हो, और ये आपके पास आएगा 4 पाई, और देखिए इसको जब सोल्व करेंगे तो ये पावर 1 है और ये पावर 1/2 है, 1 प्लस 1/2 को ऐड करेंगे तो ये 3/2 होगा, तो मैं इसको सिंपली लिख लूंगी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। इंटीग्रेशन किसका करेंगे, dl का। तो मैंने बताया था जब dl का इंटीग्रेशन करोगे तो कंप्लीट सर्कमफेरेंस आएगी, तो कंप्लीट सर्कमफेरेंस इस सर्कल की कितनी होगी, 2 पाई r, और यहाँ पे रेडियस हमने r नहीं a ले रखा है, तो ये हो जाएगा 2 पाई a। तो ये आपके पास आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नोट आई a 4 पाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उसकी पावर कितनी, 3/2, और ये आपके पास आ गया 2 पाई a। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस अब कुछ नहीं है, देखिए a न्यूमरेटर में 2 बार है, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है म्यू नोट आई इंटू 2 पाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पावर 3/2। कोई दिक्कत? और ये किसके अलोंग होगी, अलोंग px। क्लियर है बेटा? ओके, देखिए अब ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया है, कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द करंट I फ्लोइंग इन द करंट सर्कुलर कॉइल, ये वाला, ठीक है। अब अगर इस कॉइल में अगेन हमारे पास कितने टर्न्स हो, इंस्टेड ऑफ सिंगल टर्न अगर हम यहाँ पे n टर्न्स हो, तो उस केस में जो आपका रिजल्ट होगा वो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, न्यूमरेटर में n से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट वुड बी योर आंसर। तो इंस्टेड ऑफ सिंगल टर्न अगर हमारे कॉइल में कितने टर्न्स हो, n टर्न्स हो, इनको क्लियर हो रहा है ये, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नोट ओवर 4 पाई, ये आपके पास आएगा 2 पाई एन आई ए स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो 2 पाई एन आई ए स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय, ये आपके पास है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पावर कितनी, 3/2। अब इसके कुछ रिजल्ट हमें डिस्कस करने हैं। रिजल्ट क्या है कि सपोज आपका ये जो पॉइंट P है, ये इंस्टेड ऑफ लाइंग एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉइल, अगर ये सेंटर ऑफ द कॉइल के ऊपर ही प्रेजेंट हो तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये x डिस्टेंस खत्म हो जाए और x डिस्टेंस से उठ के कहाँ पे आ जाए, ये पॉइंट सेंटर पे आ जाए, समझ रहे हो, ये जो डिस्टेंस आपने x लिया था यहाँ पे, ये पॉइंट इतने डिस्टेंस पे था, अगर इसको आप कम करते 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 अगर इस पॉइंट को शिफ्ट कर दो कहाँ पे, सेंटर पे, तो सेंटर पे शिफ्ट कर दोगे तो x कितना हो जाएगा, 0, तो उसी अकॉर्डिंग ये x आपका 0 हो जाएगा, और आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास म्यू नोट ओवर 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर, और ये आपके पास देखिए x तो आपके पास 0 हो जाएगा, तो ये सिर्फ a आपके पास रह जाएगा a स्क्वायर, और देखिए ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 3/2 है, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास होगा म्यू नोट ओवर 4 पाई 2 पाई एन आई
ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए क्यूब। कोई डाउट? हाँ, ए क्यूब रहेगा रिंग का, करेक्ट। क्लियर? चले, ओके। ये तो हो गया फर्स्ट केस, व्हेन योर पॉइंट पी इज लाइंग एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। सेकेंड केस क्या होगा? व्हेन दिस पॉइंट इज एट अ वेरी फार डिस्टेंस और फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल, मतलब इस डिस्टेंस को आप इतना, पॉइंट को इतना दूर ले जाओ कि ये सेंटर से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हो जाए। तो सेकेंड केस क्या लिखोगे? व्हेन द पॉइंट P lies far away from the center of the coil। तो देखिए उस केस में बेटा ये x डिस्टेंस बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा और ये जो a है ये बहुत स्मॉल हो जाएगा। तो उस केस में हम लिख सकते हैं x वुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन a। तो सिंपली हम a को क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जो रिजल्ट आएगा वो देखिए, a को हम नेग्लेक्ट कर देंगे एंड b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई n आई ए स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा देखिए, ए तो बहुत स्मॉल हो जाएगा तो ए को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। हाँ 11th ए स्क्वायर तो कैंसिल, यहाँ से नेग्लेक्ट हो जाएगा, और ये देखिए अगेन इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड इट वुड बी एक्स। देखिए ये डेरिवेशन मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपको टिंग को दिखने में लग रहा होगा कि डेरिवेशन जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब मुझे आप ये बता दीजिए कि इस डेरिवेशन में क्या प्रॉब्लम थी? कुछ प्रॉब्लम हुई? आपको लगा इसमें कुछ प्रॉब्लम है? यस, कोई भी जिसको लगा हो कि प्रॉब्लम है? नहीं ना? ओके, तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं भाई, रिवीजन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। रिवीजन क्यों टाइम लेगा? साथ साथ रिवीजन करते रहिए। फर्स्ट यूनिट अभी जस्ट खत्म की थी, ठीक है। सेकेंड यूनिट भी अभी कल परसों ही टेस्ट लिया है, थर्ड यूनिट चल रही है। साथ डेली का काम डेली नहीं कर रहे हो तभी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। जो पाई ए स्क्वायर है, ठीक है, पाई ए स्क्वायर है उसको, ये ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर है, तो पाई ए स्क्वायर को हम पुट कर सकते हैं एरिया ऑफ द करंट लूप। तो यहाँ से आपके पास जब इस पाई ए स्क्वायर को आप एरिया ऑफ द करंट लूप से ए से रिप्लेस कर दोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? म्यू नोट ओवर 4 पाई, और ये आपके पास होगा क्या? 2 तो रहेगा ही, ठीक है। 2, ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा i, और ये होगा a, और रिमाइंडर में क्या रहेगा? सॉरी एक्स क्यूब। इसमें कोई डाउट? अब देखो ये जो एन आई ए, n number of turns multiplied by what is the current flowing through each turn and what is the area of each turn। समझ रहे हो? n means number of turns, I is current flowing in each turn and a is area of each turn। इन तीनों के जो मल्टीप्लीकेशन है उसको हम यहाँ से चेंज करेंगे और उसको हम रिप्लेस करेंगे किससे? बाय द लेटर कैपिटल M, एंड कैपिटल M इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप। फिर से समझिए, एन आई ए, एन आई ए क्या होगा? कैपिटल एम होगा, एंड कैपिटल एम क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप। ठीक है, जैसे वहां पे पढ़ते थे ना डाइपोल मोमेंट, तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ते थे वहां पे हम, तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ से जो आपके पास जो इक्वेशन है एन आई ए, इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे? बाय द लेटर कैपिटल एम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, देखिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, रिजल्ट इन्हीं पे आएगा, सॉरी क्वेश्चन इन्हीं पे आएगा। 4 डेरिवेशन 4 रिजल्ट दे देंगे, पूछेंगे आपसे बताइए क्या होगा। तो इनको एक एक चीज, चाहे आप डेरिवेशन, आप डेरिवेशन तो आपको करना ही है, उस पे तो कोई मतलब आपको एग्जाम्पशन है ही नहीं। ये रिजल्ट्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए आपको। म्यू नॉट ओवर 4 पाई एंड इट वुड बी 2m over x cube। This is the magnetic field at a point which is lying on the axis of the cylinder। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ईच टर्न एंड एरिया ऑफ द करंट लूप, ठीक है, उसके इक्वल है। क्लियर है ये आपके पास? ओके बेटा।
काफी है आज के लिए, इतना ही रखते हैं।